नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये एक और वीडियो में लाया हूँ करंट अफेयर्स के ऊपर, जो कि जून मंथ 2024 का ये करंट अफेयर्स है। मतलब जून मंथ के जो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको इस एक वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मैं 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाला हूँ। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, बीपीएससी टीचर हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। 100 क्वेश्चन तो ये नाम क्या है, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा लंबा है बट आप लास्ट में आप ये जरूर बोलेंगे कि काफ़ी कारगर साबित हुआ आपके ये 70 से 80 मिनट। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से बन गए हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो पहले का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये इनका लगातार तीसरा टर्म है प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो इस बार मंत्रिमंडल में टोटल 72 लोगों ने शपथ लिया है मंत्री के रूप में, जिसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके अलावा 30 जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और 41 जो हैं वो राज्य मंत्री हैं, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। और इन 41 में से 5 जो है वो बने हैं स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास। तो इस तरीके से टोटल 72 लोगों ने इस बार मंत्रिमंडल में मंत्री पद के रूप में शपथ लिए हैं। तो आइए उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है वो कौन संभाले हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री एक बार फिर से अमित शाह जी बने हैं। रक्षा मंत्री भी फिर से राजनाथ सिंह जी बन गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, ये भी फिर से बनी हैं। फिर विदेश मंत्री जो हैं वो एस जयशंकर जी, ये भी दोबारा से बने हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, ये भी नितिन गडकरी जी फिर से बन गए हैं। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, और ये भी फिर से बने हैं। तो ये जो सारे आप देखें अब तक, ये सारे मतलब 2019 से 24 तक ये सेम डिपार्टमेंट में थे और ये अभी फिर से वही मंत्रालय संभाले हैं। इनके अलावा शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनको सेंटर में लाया गया, तो वो बने हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है ये सेंटर में। फिर शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। सिविल एविएशन मिनिस्टर बने हैं किंजारप्पू राम मोहन नायडू। ये हैं टीडीपी कोटे से ये मंत्री बने हैं, क्योंकि इस बार भाजपा का बहुमत नहीं है तो सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो ये जो मंत्रालय है ये टीडीपी के कोटे में चला गया और ये मंत्री बने हैं किंजारप्पू राम मोहन नायडू जी। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये मंत्रालय इस बार संभाल रहे हैं राजीव रंजन सिंह जी, जिनको ललन सिंह भी कहा जाता है, और ये हैं जेडीयू पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड, जो कि बिहार में एक पार्टी है। आगे देखते हैं एमएसएमई मिनिस्टर। एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के जो मंत्रालय हैं वो संभालेंगे जीतन राम मांझी, जो कि बिहार में इनकी पार्टी है, हम पार्टी है इनका, मतलब हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। तो ये इकलौते सांसद हैं और ये कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर संभाल रहे हैं चिराग पासवान जी, ये भी बिहार में इनकी पार्टी है, इनकी पार्टी का नाम है एलजेपीआरवी, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर बने हैं जेपी नड्डा जी। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बने हैं अन्नपूर्णा देवी जी। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये बने हैं सर्बानंदा सोनोवाल जी। और मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये बने हैं वीरेंद्र कुमार खटिक जी। मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये बने हैं भूपेंद्र यादव जी। और ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री बने हैं जुआल ओरम। और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये संभालेंगे पीयूष गोयल जी। तो ये मैंने कुछ लिस्ट यहाँ पे लेके आए थे, कुछ जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ऐसे तो टोटल 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं, बट उनमें से कुछ नाम मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और एक बात और जान लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 72 लोगों ने शपथ लिया है। अब संविधान इसके बारे में क्या कहता है, तो संविधान के अनुसार कितने, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब मंत्रिमंडल में कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं, तो संविधान में लिखा हुआ है इट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द लोकसभा टोटल स्ट्रेंथ। तो लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है,
543। तो 543 का 15% कितना हो जाएगा? 81। मतलब टोटल 81 मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं मंत्रियों की संख्या। तो अभी 72 है, तो मैक्सिमम 9 और मंत्री जुड़ सकते हैं, बट ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतने मंत्री लोग रखते नहीं है मतलब जनरली। तो 72 भी ऑलरेडी ज़्यादा ही है, लेकिन मैक्सिमम 81 मंत्री चाहें तो रख सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में 2024 में आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिला है? तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हुआ था कुछ राज्यों में, तो उसमें से आंध्र प्रदेश में भी चुनाव हुआ था। तो उसमें किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिला आपको ये बताना है। तो वहाँ पे बहुमत मिला है तेलुगु देशम पार्टी को, जिसको शॉर्ट में टीडीपी कहते हैं, जिसके हेड हैं चंद्रबाबू नायडू। तो टीडीपी पार्टी को बहुमत मिला है। कितनी सीटें मिली है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में। टीडीपी को मिला 135 सीट। जेएसपी मतलब जन सेना पार्टी, पवन कल्याण जी की पार्टी है, इनको 21 सीट मिला और बीजेपी को 8 सीट मिला। तो ये तीनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा जो वाईएसआरसीपी पार्टी है उनको 11 ही सीट मिला। तो इस तरीके से टोटल जो यहाँ पे सीट्स है वो 175 सीट है, जिसमें से टीडीपी को अकेले 135 सीट मिला। तो सबसे ज़्यादा टीडीपी को सीट मिला, तो दूसरे का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अब चुनाव हुआ तो नए मुख्यमंत्री तो बनेंगे, तो नए मुख्यमंत्री बने हैं नारा चंद्रबाबू नायडू जी। तो तीसरे का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। हाल ही में 2024 में उड़ीसा में हुए विधानसभा के चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिला है? तो आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा में भी हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में भी हुआ था, सिक्किम में भी हुआ था, वहाँ का विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो उड़ीसा में किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो वहाँ पे इस बार बीजेपी पार्टी को बहुमत मिला है, जो कि एक रिकॉर्ड ही है, क्योंकि अभी तक वहाँ पे जो पार्टी सत्ता में थी वो थी बीजू जनता दल। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक जी, वो 24 सालों से वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो इस बार बीजेपी को बहुमत मिला है और बीजेपी को टोटल इस बार 78 सीटें मिली है आउट ऑफ 147 सीट्स। टोटल 147 है, जिसमें 78 सीट भाजपा को मिली है। तो ऑटोमेटिकली वहाँ भाजपा का बहुमत हो गया। तो चौथे का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, बीजेपी को 78, बीजेडी मतलब बीजू जनता दल 51 सीटें, नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे 14 सीटें मिली है, इंडिपेंडेंट 3 कैंडिडेट जीते हैं और एक कैंडिडेट सीपीआईएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 1 सीट वहाँ पे मिला है। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बहुमत मिला है बीजेपी को, तो बीजेपी का इस बार मुख्यमंत्री बना है और उनका नाम है मोहन चरण मांझी। पांचवे का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये बने हैं वहाँ के उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। बिल्कुल लेटेस्ट ये सब है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। छठा देखते हैं। हाल ही में 2024 में अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिला है? तो जिस तरीके से आंध्र प्रदेश उड़ीसा में हुआ, उसी प्रकार से अरुणाचल में भी हुआ था विधानसभा का चुनाव। तो वहाँ भी इस बार भाजपा को बहुमत मिला है। भाजपा को 46 सीटें मिले हैं और टोटल यहाँ पे सीट है 60 सीट। 60 सीट में से अकेले 46 सीट इस बार भाजपा को मिला है। तो छठा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भाजपा के ही मुख्यमंत्री होंगे ऑब्वियसली। तो पेमा खांडू वहाँ के बन गए हैं मुख्यमंत्री। तो सातवें का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आठवां देखते हैं। हाल ही में 2024 में सिक्किम में हुए विधानसभा के चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिला है? तो सिक्किम में बहुमत मिला है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को। आठवां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टोटल 32 सीटें हैं, जिसमें से 31 सीट मिला है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को और एक और जो है वो मिला है एसडीएफ को मतलब सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को। तो 32 में से 31 सीट मिल गया सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को, तो ये बहुमत में आ गई। तो आठवां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग। नौवां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 10वां, नरेंद्र मोदी जी की तीसरी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? तो ये एक बार फिर से बन गए हैं अजीत डोवाल जी। 10वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये इनका तीसरा टर्म है एनएसए के रूप में और इनके नाम पे ये रिकॉर्ड बन गया है कि ये बन गए हैं इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग एनएसए। आगे 11वां देखते हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने हैं?
प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बने हैं नरेंद्र मोदी जी के? तो ये भी एक बार फिर से बन गए हैं पीके मिश्रा जी, प्रमोद कुमार मिश्रा जी। 11वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग पहले टेन्योर का बात करें, 2014 से 19 जब बने थे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उस समय जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो थे नृपेंद्र मिश्रा जी। और उस समय 2014 से 19 के दरमियान ये जो पीके मिश्रा हैं ये थे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। बाद में 2019 में ये बन गए प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा जी। तो अभी जब 2024 में बने हैं ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो ये इनका दूसरा टर्म है। और एक और अपॉइंटमेंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अभी 2 एडवाइजर्स नियुक्त हुए हैं, एक अमित खरे और एक तरुण कपूर। तो ये दोनों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 12वां देखते हैं, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नए कौन बने हैं? तो ये बने हैं उपेंद्र द्विवेदी जी। 12वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो अभी तो वाइस चीफ हैं आर्मी स्टाफ के, अभी ये चीफ बने नहीं है, अपॉइंट हो गए हैं, मतलब नियुक्ति इनकी फिक्स हो गई है। तो ये 30 जून को ये टेक ओवर करेंगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पद पर। तो अभी उपेंद्र द्विवेदी जी हैं वाइस चीफ हैं, तो उपेंद्र द्विवेदी जी सक्सीड करेंगे अभी के जो आर्मी चीफ है जनरल मनोज पांडे जी, इनको ये सक्सीड करेंगे 30 जून को। हालांकि ये अब तक सक्सीड कर चुके होते, 31 मई को ही जनरल मनोज पांडे जी का जो टेन्योर है वो खत्म हो गया था, लेकिन इनको 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। तो इसीलिए जनरल मनोज पांडे जो हैं वो अभी भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं। 30 जून को बन जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी जी, बन जाएंगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आगे देखते हैं 13वां, हाल ही में नीति आयोग के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? डायरेक्टर कौन बने हैं नीति आयोग के? तो ये बने हैं आशीष कुमार दास। 13वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जो हैं वो नीति आयोग के चेयरमैन हैं, और ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का चेयरमैन होगा। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है नीति आयोग का। सुमन बेरी जो है वो वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, वाइस चेयरमैन है। श्री BVR सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के CEO हैं, BVR सुब्रमण्यम। तो आप समझ गए कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, मतलब वो पदेन होते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के चेयरमैन होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे 13वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये बने हैं डायरेक्टर। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये है क्या? तो ये एक पब्लिक पॉलिसी जो बनती है उसका ये थिंक टैंक है, सबसे बड़ा। एपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊपर जो थिंक टैंक है पब्लिक पॉलिसी के बारे में, वही नीति आयोग थिंक टैंक का काम करती है भारत सरकार के लिए। नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में, और इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। पहले प्लानिंग कमीशन होता था जो कि 5 ईयर प्लान्स बनाते थे। टोटल इंडिया में 12 5 ईयर प्लान्स बने हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, जो मैं पहले बता चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। तो आगे के कुछ क्वेश्चंस हम लोग फिर से चुनाव के बारे में देखेंगे, जो सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 2024 के आम चुनावों में किस राजनीतिक पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली है? तो ये तो हम लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये पहले नंबर पे रही। दूसरे पे इंडियन नेशनल कांग्रेस रही 99 सीटों के साथ, यहाँ पे देखिए टेबल अप। तो दूसरे पे रही INC, तीसरे पे रही SP समाजवादी पार्टी, और चौथे पे रही AITMC मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, चौथे नंबर पे। तो ये सीरीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, BJP, INC, SP, AITMC, बाद में फिर DMK, TDP और JDU पार्टी आती है। आगे हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। तो बीजेपी को इस बार मिला 36.56% वोट। एग्जाम में कई बार ये छोटा आंकड़ा भी पूछा जाएगा। बीजेपी की सीटें आई इस बार 240 सीट जनरल इलेक्शन 2024 में। अगर 2019 से कंपेयर करें तो 2019 में भाजपा को परसेंटेज में वोट मिला था 37.36% और सीटें मिली थी 303 सीट। तो आप समझ सकते हैं लगभग 63 सीटों का इनको नुकसान हुआ है। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को इस बार मिला है 21.19% वोट मिला कांग्रेस को और सीटें आई 99। लेकिन अगर 2019 का बात करें तो उस समय परसेंटेज भी कम था वोटिंग का इनको कांग्रेस को, और सीटें भी कितनी कम थी देखिए, उस समय 52 सीटें थी, इस बार 99 सीटें हो गई, मतलब 47 सीटों का इनको फायदा हुआ। अब अगर एनडीए जो गठबंधन है उसका फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इंडिया जो गठबंधन है उसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस।
आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों को 2024 के आम चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीतने के क्रम में आपको सजाना है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, सबसे ज़्यादा सीट मिला बीजेपी को, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को, फिर समाजवादी पार्टी, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फिर डीएमके। तो यहाँ पे 15वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये इन पार्टियों का चुनाव चिन्ह है, ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी, एआईटीएमसी ममता जी का पार्टी, ममता बनर्जी जी का, और ये है डीएमके पार्टी का चिन्ह है। तो और कुछ हम लोग जान लेते हैं इलेक्शन के बारे में कि लोकसभा में इलेक्शन में वोट देने के लिए कंटेस्ट करने के लिए मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 25 साल। ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि मिनिमम आपका 25 साल होना चाहिए अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो। लेकिन अगर आप वोटर हैं, आप वोट दे रहे हैं, तो आपका एज 18 साल होना चाहिए। 18 या 18 के ऊपर तो आप लोग वोट दे सकते हैं लोकसभा के चुनाव में और विधानसभाओं के चुनाव में। अगर आपकी एज 18 साल है तो आप लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर चुनाव लड़ना है तो आपका 25 साल चाहिए। तो यहाँ पे एक लिस्ट मैंने लगा दिया है कि यहाँ पे देखिए, लोकसभा के चुनाव के लिए 25 साल। तो अब अगर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल चाहिए तो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी 25 साल का ही एज काफ़ी होगा। और अगर आप विधानसभा का भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी एज 25 साल ही चाहिए। लेकिन अगर आप इंडिया के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, या तो फिर गवर्नर बनना चाहते हैं, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो 30 साल भी होगा तो आपका काम चल जाएगा। लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 30 साल, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल इसका मेंबर बनना चाहते हैं, विधान परिषद का, तो भी आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। और अगर आप पंचायत में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी एज 21 साल भी होगी तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये जो वोटिंग एज हम लोग डिस्कस किए कि 18 साल भी होगा तो आप वोट दे सकते हैं, तो हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले वोटिंग एज थी 21, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, तो उसमें कर दिया गया वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया। उसमें आप लोकसभा के चुनाव में और विधानसभाओं के चुनाव में आप वोट दे सकते हैं अगर आप 18 साल के हैं तो। पहले 21 साल था वोटिंग एज मिनिमम। आगे देखते हैं, कुछ सीटें जो है वो लोकसभा में रिजर्व होती है। कितनी? तो 131 सीटें रिजर्व होती है। तो 84 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होती है और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व होती है। तो ये छोटा आंकड़ा भी जो आप लोग ध्यान रखिएगा कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 सीटें और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 47 सीटें रिजर्व होती है। अब अगर बात करें कि किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 80 है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है 48 है, तीसरे पे वेस्ट बंगाल 42 सीटें हैं और चौथे पे बिहार राज्य है जिसमें 40 लोकसभा की सीटें हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, बट इसके पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है ये लेक्चर बनाने में। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का आम चुनाव किस सीट से लड़ रहे थे? तो ये तीसरी बार वाराणसी सीट से ही लड़ रहे थे और ये जीत भी गए। तो 16वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस बार जो इनके जीत का मार्जिन था वो बेहद कम हो गया, मतलब 1,52,513 था। अक्सर ये 3 लाख 4 लाख वोटों से जीतते थे। तो इस बार इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अजय राय जी को इन्होंने हराया 1,52,513 वोटों से। 17वां क्वेश्चन, राहुल गांधी 2024 का आम चुनाव किस सीट से लड़ रहे थे? तो ये इस बार वायनाड जो कि केरला में है वहां से भी लड़ रहे थे और यूपी के रायबरेली सीट से भी लड़ रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। आगे देखते हैं 18वां, लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटें मिली है? इस बार कितने सीटें जीती हैं? बीएसपी पार्टी की ये सुप्रीमो है मायावती जी, तो इस बार इन्होंने एक भी सीट नहीं जीता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 18वां का ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 सीट इन्होंने जीता है। हालांकि ये ऑल ओवर इंडिया में चुनाव लड़ रहे थे क्योंकि इनकी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है। तो 424 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और एक भी सीट नहीं जीते, 0 सीट ये जीते हैं। इस बार जो कोई पार्टी बहुत ज़्यादा फायदे में रही वो पार्टी है समाजवादी पार्टी। इन्होंने इस बार 37 सीटें जीती है लोकसभा 2024 में। आप समझ सकते हैं कि 2014 में इन्होंने सिर्फ 5 सीट जीता था, 2019 में भी इन्होंने सिर्फ 5 सीट जीता था और 2024 में ये सीधा 37 सीट जीते हैं। तो इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और अखिलेश यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, ये इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे कन्नौज सीट से और ये जीत भी गए। 19वां क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को तमिलनाडु में कितने प्रतिशत वोट मिले? क्योंकि इस बार बहुत हल्ला था कि तमिलनाडु में इस बार बीजेपी अच्छा गेन कर सकती है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तमिलनाडु में इस बार एनडीए को 18.27% वोट मिला, जो कि काफ़ी बेहतर भी है पहले से। लेकिन सीटें इनको इस बार यहाँ भी 0 ही मिला इस बार भी। तो अन्नामलाई कप्पू स्वामी जो कि वहाँ पे बीजेपी के चीफ हैं, वो इस बार हार गए चुनाव
कोयम्बटूर सीट से ये हारे हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 20वां क्वेश्चन, 2024 आम चुनाव में निम्न में से किस उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित किया गया? मतलब अनअपोज्ड, कोई इनके सामने खड़ा ही नहीं था चुनाव। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे, इनके अपोजिट में जो लड़ रहे थे, उनका पर्चा खारिज हो गया क्योंकि कुछ उसमें धांधली था, और बाकी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो एक्चुअली वहाँ पे चुनाव भी नहीं हुआ और ये जीत गए। इनका नाम है मुकेश दलाल। 20वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सूरत लोकसभा चुनाव से ये सीट जीते हैं, तो 20वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सूरत गुजरात में है। 21वां देखते हैं, लोकसभा के सबसे युवा सांसद कौन बने हैं? तो ये बने हैं पुष्पेंद्र सरोज जी। 21वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और ये कौशाम्बी लोकसभा सीट से ये जीते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखेंगे तो यह है 1 मार्च 1999। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितना मिनिमम एज चाहिए हम लोग देख चुके हैं, 25 साल, और ये 25 साल के ही हैं और ये सांसद बन गए। अगर ओल्डेस्ट एमपी की बात करें तो वो है टी.आर. बालू जी इस बार, जो कि डीएमके पार्टी के हैं और ये तमिलनाडु में है डीएमके पार्टी। तो ये टी.आर. बालू बने हैं ओल्डेस्ट एमपी। इनका एज है 82 साल। 22वां क्वेश्चन, सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की महिला सांसद इस बार बनी है शांभवी चौधरी। 22वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये लड़ रही थी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की टिकट पे, जो कि एलजेपीआरवी पार्टी है, जिनके चीफ है चिराग पासवान जी, और ये लड़ रही थी समस्तीपुर लोकसभा सीट से, जो कि बिहार में है, और इनका एज भी 25 साल ही। अगर डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे तो 15 जून 1998, मतलब अभी 26 की भी नहीं हुई है। आगे देखते हैं 23वां, केरला से चुने गए बीजेपी के एकमात्र सांसद सुरेश गोपी ये किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते हैं? केरला से चुने गए हैं बीजेपी के एकमात्र सांसद, तो ये तिरुशूर लोकसभा सीट से ये चुनाव जीते हैं। 23वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 24वां, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अमेठी सीट से किसने हराया? तो ये चूंकि केंद्रीय मंत्री थी और ये चुनाव हार गई, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनको अमेठी सीट से हराया इस बार किशोरी लाल शर्मा जी ने। 24वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनके अलावा, स्मृति ईरानी जी के अलावा और भी कई यूनियन मिनिस्टर इस बार चुनाव हारे हैं, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ पे हैं। स्मृति ईरानी जी अमेठी से हार गई, के.एल. शर्मा जी हराए, राजीव चंद्रशेखर जो है वो तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला का राजधानी है, वहां से चुनाव हार गए। शशि थरूर जी हराए, और शशि थरूर जी इस बार लगातार चौथे बार ये एमपी बने हैं। अजय मिश्रा टेनी ये लखीमपुर खेरी सीट से चुनाव लड़ रहे थे और ये हार गए, और इनको हराया उत्कर्ष वर्मा, जो कि समाजवादी पार्टी के हैं। अर्जुन मुंडा ये भी यूनियन मिनिस्टर थे, तो ये खुंटी लोकसभा सीट से लड़ रहे थे और ये कालीचरण मुंडा जी से हार गए। आर.के. सिंह ये बिहार के आरा से लड़ रहे थे चुनाव, और ये सुदामा प्रसाद जो कि सीपीआई-एमएल पार्टी से हैं। सीपीआई-एमएल का फुल फॉर्म जान लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। इनसे ये सुदामा प्रसाद जी से ये चुनाव हार गए आर.के. सिंह। 25वां क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद चुनाव क्षेत्र से कौन विजयी हुए? तो ये जो फैजाबाद जगह है ये काफ़ी न्यूज में था, क्योंकि फैजाबाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके एक जगह जो है अयोध्या इसी फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आता है, और यहाँ से भाजपा हार गई फैजाबाद से, इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो वहाँ से फैजाबाद से कौन जीते हैं? तो ये जीते हैं अवधेश प्रसाद। ये हैं अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और ये जीत गए, और लल्लू सिंह जो कि बीजेपी पार्टी से थे ये चुनाव हार गए। तो ये चूंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसीलिए क्वेश्चन मैंने ले लिया, तो 25वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 26वां देखते हैं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस के नकुल नाथ को किसने हराया? तो ये बहुत ही कद्दावर नेता वहां से चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का कहा जाता है कि गढ़ था ये। यहाँ से कांग्रेस पार्टी कभी हारती नहीं थी पिछले 30 सालों में। तो छिंदवाड़ा सीट से इस बार जो नकुल नाथ है, पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये बहुत बड़े लीडर हैं, उनका बेटा इस बार चुनाव लड़ रहा था। नकुल नाथ लड़ रहे थे चुनाव, जो कि हार गए। तो उनको किसने हराया? तो ये हराया गया बंटी विवेक साहू जी के द्वारा। तो 26वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 27वां देखते हैं, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव 2024 जीते हैं? तो ये चुनाव जीत गए, ये एमपी बन गए हैं। तो ये वेस्ट बंगाल के बहरामपुर सीट से चुनाव जीते हैं, और इन्होंने हराया है कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर अधीर रंजन चौधरी जी को, ध्यान रखिएगा। 28वां, कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव 2024 में किसे हराकर मंडी हिमाचल प्रदेश से विजय हासिल किया? तो इन्होंने हराया कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह जी को। 28वां का ऑप्शन ए। 29वां, निम्न में से किस उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा बड़े अंतर से जीत दर्ज की है? तो वो कौन है? तो ये है शंकर लालवानी जी।
29वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये बीजेपी पार्टी से हैं और ये इंदौर एमपी से चुनाव लड़ रहे थे। इनका जो विनिंग मार्जिन था वो था 11.72 लाख। जो दूसरे नंबर पे था वो एक्चुअली नोटा था, कोई कैंडिडेट नहीं था। नोटा मतलब नॉन ऑफ द एबव जो चुनते हैं वोटर कि हमें कोई भी वोट मतलब जो खड़े हैं चुनाव में कोई भी पसंद नहीं है तो वो नोटा दबाते हैं। तो पहले नंबर पे तो ये थे ही लालवानी जी, शंकर लालवानी जी। दूसरे नंबर पे नोटा था। और अगर बात करें कि दूसरा सबसे बड़ा जीत का मार्जिन किनका रहा तो ये थे रकीबुल हुसैन जो कि धुबरी असम से चुनाव लड़ रहे थे। इनके जीत का मार्जिन था 10.72 लाख। तीसरे नंबर पे थे शिवराज सिंह चौहान जी जिनको एग्रीकल्चरल मिनिस्टर बनाया गया। हम लोग पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये विदिशा एमपी से चुनाव लड़ रहे थे। इनके जीत का मार्जिन था 8.12 लाख। आगे देखते तीसरा, निम्न में से किस उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम अंतर से जीत दर्ज किया है? तो सबसे ज़्यादा अंतर से तो हम लोग देख लिए शंकर लालवानी जी। सबसे कम अंतर से जीतने वाले थे रविंद्र दत्ताराम वाइकर जी। तो तीसरा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये शिवसेना पार्टी से है, शिंदे ग्रुप वाले शिवसेना अब 2 पार्टी में हो चुकी है। तो ये जो शिंदे ग्रुप जो भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, उनकी पार्टी के शिवसेना के ये कैंडिडेट थे। और ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुनाव जीते हैं सिर्फ 48 वोटों से। और इन्होंने हराया किसको? उद्धव उद्धव ठाकरे जी का जो शिवसेना पार्टी है उनके कैंडिडेट अमोल गजानन कीर्तिकर को इन्होंने हराया। आगे देखते हैं 31वां, 18वीं लोकसभा की औसतन आयु कितनी है? तो इस बार जो औसतन आयु है वो है 56। पिछली बार जो लोकसभा था 17वां उसका था औसतन आयु 59 था। इस बार है 56। 32वां क्वेश्चन, निम्न में से किस उम्मीदवार ने 2024 का लोकसभा चुनाव आतंक के आरोप में जेल में बंद होने पर भी जीत लिया? मतलब इनके ऊपर टेरर चार्जेस हैं, ये जेल में है, फिर भी ये कंटेस्ट करके चुनाव जीत गए। तो वो यहाँ पे अमृतपाल सिंह भी हैं और शेख अब्दुल इंजीनियर राशिद भी हैं। ये दोनों ही इस बार चुनाव जीत गए हैं। टेरर चार्जेस में दोनों ही जेल में बंद है। तो यहाँ पे 32वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो अमृतपाल सिंह जो है वो खद्दूर साहिब जो पंजाब की लोकसभा सीट है वहाँ से जीते हैं। और शेख अब्दुल इंजीनियर राशिद ये बारामूला जम्मू एंड कश्मीर से चुनाव जीते हैं। 33वां, सरबजीत सिंह खालसा ये एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, मतलब थे, जीत गए चुनाव। ये 1984 में इंदिरा गांधी जी का एक बॉडीगार्ड थे बेंट सिंह, जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारा था, उनके बेटे हैं। ये बेंट सिंह के बेटे हैं, वही बेंट सिंह जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की हत्या की थी। तो ये किस चुनाव क्षेत्र से ये चुनाव जीते हैं सरबजीत सिंह खालसा? तो ये पंजाब के फरीदकोट से ये चुनाव जीते हैं। तो 33वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 34वां, 2024 लोकसभा चुनाव में कितने निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज किया है? तो टोटल 7 इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। तो 3 के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। एक अमृतपाल सिंह जो कि खद्दूर साहिब पंजाब से जीते हैं। सरबजीत सिंह खालसा इनके बारे में भी बात कर चुके हैं, बेंट सिंह के बेटे, ये फरीदकोट पंजाब से जीते हैं। शेख अब्दुल इंजीनियर राशिद ये भी इंडिपेंडेंट जीते हैं बारामूला जम्मू एंड कश्मीर से। चौथा नाम जो है वो है पप्पू यादव, ये भी सीट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये बिहार के पूर्णिया से जीते हैं। मोहम्मद हनीफा ये लद्दाख में इंडिपेंडेंट जीते हैं। उमेश भाई बाबू भाई पटेल ये दमन एंड दीव से जीते हैं इंडिपेंडेंट। और एक और है विशाल प्रकाश बापू पाटिल, ये महाराष्ट्र के सांगली से ये जीते हैं इंडिपेंडेंट। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी महिलाएं जीती हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बार टोटल 74 महिलाएं पहुंची है संसद। तो 35वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस पार्टी से कितने पहुंचे हैं आप यहाँ पे लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। 36वां, किस पार्टी से लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में महिलाएं जाएंगी? तो अगर प्रतिशत की बात करें तो वो है टीएमसी पार्टी। यहाँ से 38% महिलाएं जाएंगी। मतलब इनका जो टोटल टीएमसी का 29 इस बार सांसद बना है, जिसमें 11 महिलाएं हैं और 11 के 11 नाम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये आ जाता है परसेंटेज में 38% महिलाएं इनकी संसद पहुँच रही हैं। तो 36वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 37वां देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मुस्लिम प्रत्याशी जीते हैं? महिलाएं तो हम लोग देख लिए, मुस्लिम कितने प्रत्याशी जीते हैं? तो ये जीते हैं 24 मुस्लिम इस बार पहुंचे हैं संसद में। 37वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जानने वाली बात यह है कि बीजेपी पार्टी से एक भी मुस्लिम नहीं है। इनफैक्ट बीजेपी की इस बार बहुमत तो है नहीं, इस बार एनडीए सरकार चला रहा है, एनडीए पार्टी से भी एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बने हैं। आगे देखते हैं 38वां, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे। तो ये मनाया जाता है 21 जून को। 38वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो
तो हर साल दुनिया भर में 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और ऐसा इसलिए मनाया जाता है ताकि योगा से जो हमें फिजिकल मतलब शारीरिक बेनिफिट है, लाभ है, मानसिक लाभ है और आध्यात्मिक लाभ है, उसको बताने के लिए योगा मनाया जाता है हर साल 21 जून को मनाया जाता है हर साल। तो इस बार जो 2024 में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसका जो थीम था वो था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, मतलब योग खुद के लिए और समाज के लिए। पहली बार योगा मनाया गया था 11 दिसंबर 2014 को। मतलब योगा तो खैर सदियों से मनाया जा रहा है, बट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा घोषित किया तो वो 2014 में पहली बार घोषित किया गया कि 21 जून को अब हर साल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इस बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो इस बार मनाए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के किनारे बैठकर ये योगा डे मनाए। और ये इस बार जो था वो 10वां योगा डे था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 39वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में भारत को आमंत्रित किया गया था। तो यह किस देश में आयोजित किया गया था G7 इस बार का जो 2024 का हुआ? तो ये इस बार आयोजित किया गया था इटली में। 29वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। G7 के मेंबर्स के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इस बार इटली की प्राइम मिनिस्टर जो हैं जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने इनवाइट किया था कि आप आइए G7 समिट जो इटली में मनाया जा रहा है, पुगलिया इटली, पुगलिया एक जगह है इटली में, वहाँ पे। तो इस बार का जो G7 समिट था वो 50वां G7 समिट था। 49वां जो पिछला हुआ था वो हुआ था जापान में, और 51वां जो अगला होने वाला है 2025 में ये होगा कनाडा में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये पहला फॉरेन ट्रिप था जब से इन्होंने तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर पद का शपथ लिया। तो ये पहला ट्रिप था जो कि इटली में गए G7 समिट को अटेंड करने के लिए। 40वां, निम्न में से कौन सा या कौन से देश अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य बने हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन बने हैं? तो ये बना है, पाकिस्तान भी बना है, सोमालिया भी बना है, डेनमार्क भी बना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, 40वां का डी। तो यहाँ पे जान लीजिए कि पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा, ये 5 देश जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स बने हैं। और ये रिप्लेस करेंगे किनको? जापान को, माल्टा को, मोजाम्बिक को, इक्वाडोर को और स्विट्जरलैंड को। तो आप लोग जानते होंगे कि यूएनएससी के 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स है। कौन कौन? यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना, ये 5 जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। लेकिन 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो अभी भी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो 5 तो ये हैं और 5 यहाँ पे देखिए अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। लेकिन इन 5 का टेन्योर खत्म होने वाला है, तो ये रिप्लेस करने वाला है पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा। अब नए 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स बन जाएंगे। हालांकि इनका जो कार्यकाल है वो शुरू होने में भी टाइम है, 6 महीना। 1 जनवरी 2025 से इनका कार्यकाल शुरू होगा, 2 सालों का रहेगा और 31 दिसंबर 2026 तक ये लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर बने रहेंगे। तो चुन लिया जाता है पहले ही, लेकिन 6 महीने के बाद इनका टेन्योर स्टार्ट होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना और रसिया। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि इस साल के लास्ट में ये 5 बन जाएंगे नॉन परमानेंट मेंबर्स, और 5 ये ऑलरेडी है, ये 5 ऑलरेडी हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो टोटल 10 हो गए, 10 ही होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। 41वां, हाल ही में निम्न में से किस देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी है? तो अभी यूरोप के देशों में एक मतलब होड़ चल पड़ा है कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश का मान्यता देना है। तो अभी हाल ही में किसने दिया है? तो ये दिया है स्लोवेनिया ने। 41वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो स्लोवेनिया ने फॉलो किया है स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे को, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का मान्यता दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक वाइडर एफर्ट है, क्योंकि जो अभी लड़ाई चल रहा है इजराइल और पैलेस्टाइन का, तो कहीं ना कहीं इजराइल पे एक प्रेशर डालने का कि भैया इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए, और ये जो गाजा में नरसंहार चल रहा है इसको कहीं ना कहीं रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इजराइल पे प्रेशर देने के लिए लोग पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे रहे हैं। तो ऑलरेडी 193 मेंबर्स जो है यूनाइटेड नेशंस के, उसमें से 142 मेंबर ऑलरेडी जो हैं वो पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानते हैं, जिसमें कई सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ है। लेकिन उसमें
यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, अमेरिका नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो इसराइल का साथ देता है, आप लोग जानते हैं। कनाडा भी इसमें नहीं है। और फिर एक वेस्टर्न यूरोप का लार्ज पार्ट है, वो अभी भी पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा नहीं देता है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी दर्जा नहीं देता है, और भी कई सारे हैं देश, उसके बारे में भी हम लोग आगे देखते हैं। अगर G20 देशों की बात करें, ग्रुप ऑफ 20 जो है, तो उसमें 10 देश जो है वो पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा देते हैं और 10 नहीं देते हैं। तो कौन कौन देते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया दर्जा दे रखा है, चाइना ने, रशिया ने, अर्जेंटीना ने, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका और टर्की। ये 10 देश जो है ये पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे रखे हैं, बाकियों ने नहीं दे रखा है। अगर पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो भी कुछ महीने पहले ही वहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, वो पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रेसिडेंट है पैलेस्टाइन के महमूद अब्बास जी, और प्राइम मिनिस्टर स्लोवेनिया का, जिसने अभी मतलब फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया, स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं रूबर्ट गोलोब। आगे देखते हैं 42वां, यूक्रेन शांति सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित हुआ। तो एक दूसरी लड़ाई का भी डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं रूस और यूक्रेन में भी युद्ध चल रहा है पिछले 28 महीने से, तो इसके लिए भी शांति के लिए दुनिया प्रयास कर रही है। तो यूक्रेन शांति सम्मेलन आयोजित किया गया अभी हाल ही में। तो ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया स्विट्जरलैंड में। 42 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दुनिया भर से 90 देश वहाँ पे जमा हुए कि भैया इस ये जो लड़ाई चल रही है इसका कोई एक पीस, एक शांति का रास्ता निकाला जाए। तो ये 28 महीने से युद्ध चल रहा है, जब रशियन की फोर्सेस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया गया था। लेकिन ये जो पीस सम्मेलन हुआ, यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, रसिया ने इसमें आने से साफ मना कर दिया। वो तो एक्चुअली साफ ही बोल देते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है कि न्यूट्रल वेन्यू नहीं है स्विट्जरलैंड, क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है वो यूक्रेन का साथ देगा, हमारा साथ देगा नहीं। तो वो सीधा बोल दिए कि वेस्ट ऑफ टाइम है इस पीस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेना। तो रसिया पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो कैसा पीस भाई, क्योंकि लड़ाई का जब एक हिस्सा जो लड़ रहा है वही पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये स्विट्जरलैंड में हुआ, और ये कीव के रिक्वेस्ट पे हुआ। कीव यूक्रेन की राजधानी है, तो यूक्रेन के रिक्वेस्ट पे ही यहाँ पे स्विट्जरलैंड में इस यूक्रेन पीस सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट है वायोला एमहर्ड, और रशियन प्रेसिडेंट तो आप लोग जानते ही होंगे, व्लादिमीर पुतिन। ये 5वीं बार इस बार बन गए हैं रसिया के प्रेसिडेंट। तो खैर आगे देखते हैं 43वां क्वेश्चन। भारत का कौन सा उच्च न्यायालय अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना? मतलब मेंस्ट्रुअल लीव देने वाला फीमेल स्टाफ को कौन सा वो हाई कोर्ट है जो पहला बना? तो वो हाई कोर्ट है सिक्किम हाई कोर्ट। 43वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो सिक्किम हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि हमारे जो विमेन स्टाफ्स हैं वो 2 से 3 दिन हर महीने वो मेंस्ट्रुअल लीव ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको मेडिकल ऑफिसर से ऑब्वियसली रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, ताकि कोई फ़ायदा ना उठाए इस अच्छी पहल का। तो ये जो एम्प्लॉयज़ का ओवरऑल लीव अकाउंट होता है उसमें ये काउंट नहीं होगा ऑब्वियसली। आगे देखते हैं 44वां, साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये भी एक बार फिर से बन गए हैं सिरिल रामाफोसा। 44वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 45वां देखते हैं, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो एक योजना है, इसका शुभारंभ हुआ है मध्य प्रदेश में। 45वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक इंट्रा स्टेट एयर सर्विस है, मतलब सिर्फ एमपी में ही चलेगा एयर सर्विस। तो ये सीएम जो वहाँ के हैं मोहन यादव जी, उन्होंने इस सर्विस को लॉन्च किया है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, वहाँ के जो मेन शहर 8 शहरों को चुना गया है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली। इनको एयर बाई एयर इनको जोड़ा गया है, इसको कनेक्टेड बाई एयर किया गया है। और पहले 30 दिन इसलिए ताकि लोग इस एयर सर्विस को यूज़ करें, तो 50% डिस्काउंट रखा गया है। तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये जो शहर है, लोगों को एक शहर से दूसरे जाने में काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी देर लगता है, टिकटें बुक करनी पड़ती है। तो अगर वो हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू किया गया, अगर वो बाई एयर जाते हैं तो उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा पहले 30 दिन के लिए। तो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट होंगे उनको काफ़ी आसानी हो जाएगा। जैसे आप देखिए, इंदौर और भोपाल का डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर है, तो ये जाने में सिर्फ 55 मिनट लगने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को काफ़ी आसान कर दिया है। और अब वहाँ पर जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि एमपी में जो बहुत सारी डाइवर्स चीज़ें हैं उनको विजिट करना, और एमपी को एज अ टूर पे जाना एमपी में कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना ये किस राज्य में शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना है, ये शुरू किया गया असम में। 46वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
तो इस योजना में है क्या, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया। इसमें क्या है, गर्ल के एजुकेशन को, लड़कियों के एजुकेशन को प्रमोट करना है और साथ ही साथ जो राज्य में चाइल्ड मैरिजेस होते हैं उसमें लगाम लगाना है। तो सीएम का ये कहना है, वहाँ के जो सीएम है उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें जो गर्ल स्टूडेंट्स का हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट है, मतलब एडमिशन है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ऐसा ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कहे हैं कि जो भी लड़की 11th में एडमिशन लेगी उसको 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा 10 महीने तक, मतलब 10,000 रुपये दिया जाएगा। अगर वही लड़की बाद में या कोई और भी लड़की ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती है फर्स्ट ईयर में, चाहे वो बीए करे, बीएससी करे, बीकॉम करे, तो उनको 1,250 रुपये हर महीने दिया जाएगा 10 महीने तक, मतलब हो गया 12,500 रुपये। इसके बाद ये कहते हैं कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में वो एडमिशन लेती है, चाहे बीएड करे, एमए करे, एमएससी करे, एमकॉम करे, तो उसे 2,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा 10 महीने तक, मतलब 25,000 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती है वो लड़कियों का पढ़ाई करवाते नहीं है ज़्यादा पैसों की कमी के कारण, और जो गरीब परिवार होते हैं, तो यहाँ पे आपको लड़कियों का एडमिशन कराने में सारा खर्च तो आपको सरकार ही दे रही है, खर्च के अलावा भी दे रही है, वो कितना भी खर्च नहीं होता पढ़ाई में, तो कहीं ना कहीं लड़कियों का इनरोलमेंट बढ़ेगा। बट सरकार की एक शर्त है, शर्त यह है कि ये मैरिड गर्ल को हम लोग नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि 11th में एडमिशन ली और वो मैरिड है तो उनको नहीं देंगे, क्योंकि इनका एक एम तो ये भी है कि चाइल्ड मैरिज को रोकना है, तो ये मैरिड गर्ल को नहीं देंगी। लेकिन हाँ, अगर वो पीजी कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, और या तो बीएड कर रही हैं, तब वो मैरिड है तो कोई बात नहीं, फिर वो ये लाभ ले सकती है 2,500 रुपये पर मंथ वाला। और अगर एमपी की बेटी होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। एमएलए की बेटी होंगी तो लाभ नहीं मिलेगा। मंत्री की बेटी होंगी तो लाभ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी पैसे होते ही है। तो इस योजना से सरकार का कहना है कि 2 लाख लड़कियों को इस साल लाभ मिलने वाला है, और इस योजना से जो ओवरऑल ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, मतलब लड़कियों की पढ़ाई का जो एडमिशन हायर एजुकेशन में है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो एक सोशल एविल है चाइल्ड मैरिज का, ये भी कम होगा, क्योंकि माँ बाप शादी नहीं कराएंगे बेटियों का कि भाई 11th पढ़ लो, सरकार पैसा दे ही रही है, बाद में कहेंगे ग्रेजुएशन भी कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, सरकार पैसा दे ही रही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो सरकार का एम है, एक तो है चाइल्ड मैरिज को रोकना और गर्ल एजुकेशन को बढ़ाना, ये दोनों सरकार कामयाब जरूर हो जाएगी। 47वां देखते हैं, मुख्यमंत्री मनुइर काथू मनुइर कापोम योजना, ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो आप नाम से शुरू समझ ही गए होंगे कि एक साउथ सदर्न स्टेट ही होगा। तो ये एक्चुअली तमिलनाडु में इस योजना की शुरुआत की गई है, मुख्यमंत्री मनुइर काथू मनुइर कापोम योजना। तो यहाँ पे 47वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे ये क्या है कि बेसिकली क्या है ना, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, इनकरेज करने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया है। क्योंकि इतना केमिकल डाल देते हैं लोग आजकल खेती में कि कहीं ना कहीं वो जो मृदा होती है, सॉइल होती है, उसके हेल्थ को बहुत नुकसान होता है। तो ये सॉइल को हेल्थ को ध्यान रखते हुए इस योजना को लाया गया है कि भाई आप केमिकल फ्री एग्रीकल्चर करो, और इसमें इसका बजट रखा गया 206 करोड़ रुपया। हालांकि जो टोटल बजट है एग्रीकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री का, फिशरीज का तमिलनाडु का, वो तो है 42,281 करोड़ रुपए लगभग, लेकिन इस योजना के लिए बजट रखा गया है 206 करोड़ रुपए। तो आप इतना याद रखिएगा, सॉइल हेल्थ और पीपल हेल्थ के लिए इस योजना को लाया गया है। आगे देखते हैं 48वां, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो अभी लेटेस्ट में सिप्री की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत में न्यूक्लियर वेपन्स का जो संख्या है वो है 172। 48वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री जो है वो एक स्वीडिश इंस्टीट्यूट है, स्वीडन का है, ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी राजधानी स्वीडन की कौन सी है? स्टॉकहोम। सिप्री का आप नाम ही देखिए, स्टॉकहोम आ गया नाम में ही। तो खैर, इसके अनुसार टोटल 9 न्यूक्लियर आर्म्ड जो नेशंस है, यूएस, यूके, रसिया, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल, जिसमें 5 आप देख सकते हैं यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। बाकी 4 इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। तो टोटल 9 जो है वो न्यूक्लियर आर्म्ड देश हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार। तो उनका कहना है कि 2023 में ये 9 के 9 जो देश हैं वो अपने न्यूक्लियर जखीरा को बढ़ाने में लगे हुए थे, और वो तो आंकड़ों में भी दिखता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है इस बार इंडिया का 172 हो गया, और ये 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान में इस बार बताया गया कि 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में न्यूक्लियर वॉरहेड्स हुए हैं 25 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ है। आगे हम लोग देखें कि 2024 के शुरुआत की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार टोटल 12,121 न्यूक्लियर वेपन्स है दुनिया भर में, जिसमें रूस और यूएसए में ही अकेले
90% न्यूक्लियर वेपन्स है, क्योंकि कोल्ड वॉर के समय ये दोनों ही बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे। रशिया के पास अकेले 5580 है। सबसे ज़्यादा दुनिया भर में जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो रूस के पास ही है। दूसरे नंबर पे यूएसए है 5044। तीसरे नंबर पे आप देखिए चाइना है, कितना डिफरेंस है, चाइना के पास 500 न्यूक्लियर वेपन्स है। एनीवे, देखते हैं 49वां। हाल ही में रिलीज हुई सिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बना है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कौन है? तो वो एक बार फिर से बना है इंडिया। 49वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी सिप्री का फुल फॉर्म एक बार फिर से मैंने लिख दिया, आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंडिया जो है वो बना हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर के रेस में, ये टॉप पे इंडिया बना हुआ है। दुनिया भर में जितने आर्म्स सेल होते हैं उसमें 9.8% मतलब लगभग 10% अकेला इंडिया ही खरीदता है। सबसे ज़्यादा कहाँ से खरीदता है? रूस से खरीदता है। अपना जो 36% अब ज़रूरत है आर्म्स का वो अकेले रसिया से पूरा करता है इंडिया। 33% फ्रांस से खरीदता है और 13% यूएसए से खरीदता है। तो ये सारे आंकड़े आप लोग ध्यान रखिएगा। 50वां क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है? तो वो देश है इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो इसको लिस्ट ऑफ शेम भी कहा जाता है कि आपके लिए शर्मिंदा की बात है कि आप इस लिस्ट में आए हैं। तो ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि आप वायलेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन कर रहे हैं, आप बच्चों के प्रति वायलेशन कर रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा आप उनको मार रहे हैं। और ये कहाँ कर रहे हैं? आप गाज़ा में कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध चल रहा है, आप लोग जानते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरस। तो उनके अनुसार, यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 15,000 बच्चे मारे गए और 50,000 बच्चे जो हैं वो एक्यूटली माल नरिश्ड है। माल नरिश्ड है मतलब कि उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, जितना उनको प्रोटीन चाहिए खाना नहीं मिल रहा है, रहने को नहीं मिल रहा है। मेनली माल नरिश्ड का मतलब होता है कि उनका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, आप ऐसी स्थिति में लाकर रख दिए हैं। तो इजराइल अब ज्वाइन हो गया है दाइश के रैंक में, अलकायदा के रैंक में, बोको हराम के रैंक में, मतलब कि इन तीनों को भी यूनाइटेड नेशंस ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। दाइश आप लोग जानते होंगे, आईसिस को दाइश कहता है यूनाइटेड नेशन। आईसिस मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। आईसिस को आईसिल भी आप कई जगह पढ़ेंगे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत। इसके अलावा इसको आप दाइश भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस को दाइश कहता है। तो ये सब एक ही है, आईसिस, आईसिल, दाइश। तो आप समझ सकते हैं कि जिस लिस्ट में ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है खूंखार, उसमें अब इजराइल को शामिल किया गया है। और बोको हराम ये नाइजीरिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो खैर, इस पे इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनका रिएक्शन आना ही था। तो उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस ने हमें ब्लैकलिस्ट नहीं किया है, एक्चुअली इन्होंने खुद को ब्लैकलिस्ट किया है हिस्ट्री में, इतिहास में, कि ये हमास के जो मर्डर्स हैं उनको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि इनका कहना है कि हमास ने भी इतने मर्डर किए हमारे देश में, उसको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसको तो ये लोग कुछ कह नहीं रहे हैं। तो आगे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि IOF जो है, इजरायली ऑक्यूपाइंग फोर्सेस जो है, इजराइल की फोर्सेस, वो मोस्ट मोरल आर्मी इन द वर्ल्ड है। और यूनाइटेड नेशंस का इस तरीके का जो भ्रामक डिसीजन है कि हमें ब्लैकलिस्ट कर देना, ये कहीं ना कहीं हमारे स्टांस को चेंज बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। 51, हाल ही में जारी की गई वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2024 में इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 129। 51 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 है, इसको जारी कौन करता है? इसको करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस रिपोर्ट को जारी करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार जहां पे इंडिया में मेन 100 रुपये कमा रहे हैं, वहां पे सेम काम के लिए विमेन सिर्फ 40 रुपये कमा रही हैं। इतना जेंडर गैप है। तो इस बार का जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है 2024 का, इसमें इंडिया का रैंक 129 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो आप समझ सकते हैं इंडिया कितना पीछे है। अगर 2023 की बात करें तो इंडिया का रैंक था 127, इस बार हो गया 129 और बिगड़ ही गया। अगर टॉप के देशों की बात करें तो आइसलैंड पहले पे है, फिनलैंड दूसरे पे है, नॉर्वे तीसरे पे है। और जहाँ पे सूडान में जो अक्सर अभी लड़ाई ही चल रहा है, तो वॉर टॉर्न जो सूडान है उसने रिप्लेस कर दिया अफगानिस्तान को लास्ट रैंक के मामले में। मतलब सूडान जो है वो 146वें नंबर पे है, क्योंकि इस बार जो अफगानिस्तान है जहाँ पे तालिबान का शासन अभी चल रहा है, वहाँ से एक्चुअली डेटा ही नहीं मिला, तो इसलिए उसको इस बार काउंट में किया ही नहीं गया, क्योंकि सिर्फ 146 देशों की रैंकिंग हुई है जिसमें इंडिया 129 पे है। अगर बात करें मलावी, म्यांमार और रसिया, इनको भी कहीं ना कहीं इस बार शामिल नहीं किया गया है क्योंकि डेटा नहीं मिला होगा।
52वां, हाल ही में जारी किया गया वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में इंडिया की जो रैंक है वो है 116, 116 नंबर पे है इंडिया पीस के मामले में। इस रिपोर्ट को जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। इसमें इंडिया 116वें नंबर पे है टोटल 163 देशों की रैंकिंग में। 2023 में इंडिया 126वें नंबर पे था, तो खैर कुछ स्थिति सुधरी है। आइसलैंड मोस्ट पीसफुल कंट्री मतलब टॉप 1 पे बना हुआ है 2008 से ही। दूसरे नंबर पे आयरलैंड है, तीसरे पे ऑस्ट्रिया, फिर न्यूजीलैंड और फिर सिंगापुर। यमन जो है ये बना हुआ है लीस्ट पीसफुल कंट्री, बिल्कुल भी यहाँ पे शांति नहीं है इस रिपोर्ट के अनुसार, और वैसे भी हमें पता भी है। और उसके बाद लिस्ट पीसफुल में अगर दूसरे पे देखें तो सूडान, फिर साउथ सूडान, अफगानिस्तान और यूक्रेन, जहाँ पे अक्सर युद्ध चलता ही रहता है। 53वां, हाल ही में जारी हुई इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 176, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। 176 है यहाँ पे इंडिया का रैंक। 53वें का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और इसके साथ साथ कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। इंडिया का रैंक इस बार है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। आप समझ सकते हैं कितना बुरा हाल है इंडिया का इन्वायरमेंट के मामले में। अब इसमें क्या है, इंडिया के ऊपर सिर्फ 4 देश हैं, पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार। इस्टोनिया इस इंडेक्स को लीड करता है, मतलब टॉप पे है, जहां पे ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन है उसको 1990 के लेवल से अगर कंपेयर करेंगे तो इन्होंने क्या किया, कम कर दिया 59% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को। आगे हम लोग देखते हैं कि सिर्फ 5 देश ऐसे हैं, इस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, टाइमोर लेस्टे और यूके, जिन्होंने अपने टारगेट को पूरा किया। टारगेट क्या है कि 2050 तक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को नेट जीरो करना है। तो उस टारगेट के अनुसार सिर्फ ये 5 देश ही चल रहे हैं। तो ये जानने लायक बातें थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। 54, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन बना है? नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक एमिटर कौन बना है? तो ये बना है इंडिया। 54 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पहले पे है चाइना। तो इंडिया बन गया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश। तो ये है क्या? तो ये ग्रीन हाउस गैस है और इतना खतरनाक है कि ये एटमॉस्फेयर को, कार्बन डाइऑक्साइड से भी तेजी से ये एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। तो आप समझ सकते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये 3rd मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद जो तीसरे नंबर पे सबसे मेन गैस है, मतलब कि ग्रीन हाउस गैस है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। तो काफ़ी खतरनाक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज़ होता है, जैसे कि अमोनिया, आगे फिर एनिमल मैन्योर जो यूज़ होता है, वो कहीं ना कहीं 74% वही अकेले जिम्मेदार है। इस पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो टोटल जो एंथ्रोपोजेनिक N2O एमिशंस हुआ है उसमें अकेले 74% जो है यही सब चीज़ें जिम्मेदार है। जैसे कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में, जैसे कि अमोनिया, एनिमल मैन्योर, तो ये सब कहीं ना कहीं ज़्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। आगे देखते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ओडरलेस मतलब गंधहीन होता है, रंगहीन होता है और नॉन फ्लेमेबल गैस होता है। इससे आग नहीं लगती है। हालांकि आग लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, बट आग इससे इस गैस में लगती नहीं है। नॉन फ्लेमेबल गैस है, ऑक्सीजन की ही तरह। आगे देखते हैं 55, मिशन निश्चय ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मिशन निश्चय शुरू किया गया है पंजाब राज्य में ड्रग की समस्या से निपटने के लिए। 55वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक 1 वीक तक ये ड्राइव चलेगा। इसमें क्या करेगी, पंजाब पुलिस जो है वो BSF के साथ और विलेज डिफेंस कमिटीज़ के साथ मिलकर बॉर्डर के गाँव में, फजीलका जिला जो है पंजाब का, उसके बॉर्डर के गाँव में, जो कि लगभग 42 गाँव है बॉर्डर पे, उनमें ये लोग चलाएंगे, एक इन्फॉर्मेशन लेवल पे चलाएंगे, इन्फॉर्मेशन जमा करेंगे कि डिमांड और सप्लाई क्या है ड्रग्स का। तो खैर ये 553 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री है पंजाब का पाकिस्तान के साथ, जिसमें 108 किलोमीटर जो है ये अकेले फजीलका जो जिला पाकिस्तान पंजाब का, उसका जो मतलब बॉर्डर है पंजाब के साथ, वो 108 किलोमीटर है फजीलका जिले का बॉर्डर। तो टोटल जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वो 3323 किलोमीटर, पंजाब के साथ है 553 किलोमीटर। और जिस जिले में ये चलाया जा रहा है ड्राइव मिशन निश्चय, फजीलका जिला, उसका जो बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ वो है 108 किलोमीटर। पंजाब पुलिस ने 2023 में 1450 किलो हीरोइन जब्त किया था पंजाब से। आगे देखते हैं 56वां, हाल ही में रामोजी राव का निधन हुआ था, वह कौन थे?
तो वो फिल्म प्रोड्यूसर भी थे, बिजनेसमैन भी थे, मीडिया प्रोपराइटर भी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव 56 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो रामोजी फिल्म सिटी आप अक्सर नाम सुने होंगे कई सारे एक्टर के मुंह से, तो वो हैदराबाद इंडिया में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है जो कि 1666 एकड़ में फैला हुआ है। इनका रामोजी राव का बहुत सारा बिजनेस एम्पायर था, जैसे मार्गदर्शी चिट फंड, एनाडू तेलुगु डेली, ईटीवी नेटवर्क ऑफ टेलीविजन चैनल्स, फिर इनका फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी था उषा किरण मूवीज के नाम से। तो और बाकी तो आप ये जानते ही हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा फिल्म प्रोडक्शन फैसिलिटी है रामोजी फिल्म सिटी, वो भी इन्हीं का ही था। इसके अलावा इनका और भी कई बिजनेस है, जैसे कि डॉल्फिन ग्रुप ऑफ होटल्स, कलांजलि साड़ी का शोरूम जो है सारा इन्हीं का है, प्रिया फूड्स, मयूरी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी के भी बिजनेस में थे ये। तो इस तरीके से बिजनेसमैन भी थे, मीडिया प्रोपराइटर भी थे, और आगे फिर आप जानते हैं कि ये फिल्म प्रोड्यूसर भी तो ये थे ही। तो इस तरीके से इनका जो टोटल अंपायर था वो लगभग 37,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का था। इनको पद्म विभूषण भी मिला था 2016 में, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण। हाईएस्ट कौन सा है? भारत रत्न। 57, मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? तो ये किया गया है ESA के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा किया गया। 58, हर साल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को हर साल, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि दुनिया भर में जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में मूवमेंट चल रहा है उसको कहीं ना कहीं और बढ़ाना, कि भाई बच्चों से मजदूरी ना करवाएं। तो इस साल का जो थीम था वो था लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स, एंड चाइल्ड लेबर। 59, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का मतलब मेन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2024 में मेन सिंगल का खिताब जीता कार्लोस अल्काराज ने। 59 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस बार का जो फ्रेंच ओपन हुआ वो 123वां एडिशन था, और 2024 में ये दूसरा ग्रैंड स्लैम इवेंट था। टोटल 4 होते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। तो इस बार ये मतलब 123वां एडिशन था और दूसरा ग्रैंड स्लैम इवेंट था 2024 का। और ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ स्टेड रोलैंड गैरोस, जो कि पेरिस फ्रांस में यहाँ पे हुआ। तो मेन सिंगल का टाइटल जीता गया कार्लोस अल्काराज के द्वारा, जो कि स्पेनिश प्लेयर हैं। इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया जर्मनी के। अगर मेंस डबल्स की बात करें तो उसमें जीते मार्सेलो अरेवलो और मेट पेविक ने, इन दोनों ने जीता मेंस डबल। देश किन किन देश से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मिक्स डबल्स की बात करें जिसमें मेल और फीमेल मिलकर खेलते हैं तो उसमें लॉरा सिगमंड और एडोराइड जोगर रोजर वेस्लिन ने जीता मिक्स डबल्स का टाइटल्स। तो ये जानकारियां आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि ये इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम इवेंट था। तो एक साल में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन जो कि मई के लास्ट में और जून के स्टार्ट में होता है, तो इसीलिए जून के करंट अफेयर से मैंने इस क्वेश्चन को लिया, फ्रेंच ओपन। विम्बल्डन जो कि यूके में होता है, ये जून के लास्ट में और जुलाई के स्टार्टिंग में होता है। और US ओपन जो कि अगस्त के लास्ट में और सितंबर के शुरुआत में होता है। तो इस तरीके से 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं एक साल में। तो अब देखिए, हम लोग फ्रेंच ओपन का तो बात कर चुके हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन तो इस साल के जनवरी में ही हो गया था, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। मेंस सिंगल जीता गया था जैनिक सिनर के द्वारा, और मेंस डबल जीता गया था रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन के द्वारा। अब आगे बात करते हैं 60वां क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पिछले में हम लोगों ने देखा था कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है विमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो ये जीता एगा स्वेतेक ने। 60वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंच ओपन विमेन सिंगल का टाइटल जीता गया एगा स्वेतेक के द्वारा, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। इन्होंने जैस्मिन पाओलोनी को हराया, जो कि इटली की खिलाड़ी हैं। विमेन्स डबल्स की बात करें तो ये जीते कोको गॉफ, अमेरिकन खिलाड़ी हैं ये, और केटेना सिनियाकोवा, ये चेक रिपब्लिक की हैं। तो इन्होंने जीता विमेंस डबल्स, ये जीते ये दोनों, और सिंगल्स में जीते एगा स्वेतेक। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल की बात करें तो वो जीता गया था आर्याना साबालेंका के द्वारा, जो कि बेलारूस की हैं। और विमेंस डबल्स की बात करें तो ये जीता गया शाई सू वे, जो कि ताइवान की हैं, और एलिस मार्टेंस, जो कि बेल्जियम की हैं। इन दोनों ने मिलकर जीता विमेंस डबल का खिताब, और विमेंस सिंगल का जीता गया था आर्याना साबालेंका के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन में। आगे जो इस साल होंगे बाकी के 2, विम्बल्डन और US ओपन, ये भी जब होंगे तो इनका मैं वीडियो आप लोगों के सामने जरूर लेकर आऊंगा। आगे देखते हैं 61।
पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा इंडिया। 61 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है, उनका एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ये अब डिसाइड कर लिया है कि 2025 में जो होने वाला है हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, उसका जो मेजबानी है वो करेगा इंडिया। इंडिया इसके पहले 2013 में भी होस्ट कर चुका है, 2016 में भी और 2021 में भी। तो ये इस बार पहली बार ऐसा होगा जब जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जो होगा उसमें 24 टीमें इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। लास्ट एडिशन जो 2023 में हुआ था वो मलेशिया में हुआ था और उस समय इंडिया चौथे नंबर पे आया था और जर्मनी जीता था फ्रांस को हराकर 2-1 से फाइनल में। तो जर्मनी जीता था पिछले बार वाला जो हुआ था मेंस हॉकी जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, तो वो जर्मनी जीता था। FIH के प्रेसिडेंट कौन है? तैयब इकराम। और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है डॉक्टर दिलीप तिर्की। आगे देखते हैं 62। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो ICC हर साल मतलब हर मंथ ये देते हैं मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मेल और फीमेल दोनों को। तो मेल का किसको मिला? तो ये मिला गुडाकेश मोटी को। ये वेस्ट इंडियन खिलाड़ी हैं। तो 62 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये मिला कौन से महीने के लिए? मई के लिए। अगर अप्रैल की बात करें तो वो मिला मोहम्मद वसीम को। अगर हम लोग बात करें मार्च का तो ये मिला कमिंदू मेंडिस को। और अगर बात करें फरवरी का तो ये मिला था यशस्वी जायसवाल को। फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप लोग ध्यान रखिएगा। 63। निम्न में से कौन सी खिलाड़ी को मई 2024 के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला? तो ये मिला चमारी अट्टापट्टू को मई महीने के लिए। अगर यहाँ पे भी सेम है, अप्रैल के लिए मिला हेली मैथ्यूज़ को। अगर मार्च की बात करें तो ये मिला था मैया बुचियार को जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। अनाबेल सदरलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, इनको मिला था फरवरी मंथ के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 64। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी लव स्टोरी, ये किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है? तो ये R अश्विन की ऑटोबायोग्राफी है, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी लव स्टोरी। 65। माता खीर भवानी मेला ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है हर साल जम्मू एंड कश्मीर में। 65 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हर साल मनाया जाता है मोस्टली कश्मीरी पंडित्स के द्वारा और ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है ज्येष्ठ अष्टमी के दिन। 66। उत्तराखंड के जोशी मठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है जोशी मठ का नाम बदल के कर दिया गया है ज्योतिर्मठ। 66 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तराखंड में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट का जोशीमठ तहसील था उसका नाम बदलने का डिमांड बहुत समय से हो रहा था, तो अब इसका नाम बदलकर पुराना नाम कर दिया गया है ज्योतिर्मठ। आगे देखते हैं जो एक नैनीताल जिला है उसका कोस से कटौली जो तहसील है उसका भी नाम बदल के कर दिया गया है श्री कैंची धाम। इन दोनों का नाम बदलने के लिए काफ़ी समय से वहाँ के नागरिक डिमांड कर रहे थे। उत्तराखंड के CM हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। आगे देखते हैं 67। हाल ही में किस राज्य के पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है? तो ये राज्य है केरला। 67 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो केरला ने इंट्रोड्यूस कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग और ये क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं उनके जो टेक्स्ट बुक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसमें इसको शामिल कर लिया गया है। तो ये इसके पीछे एम ये है कि वहाँ के जो 4 लाख स्टूडेंट्स जो अपकमिंग एकेडमिक ईयर में जो पढ़कर बाहर निकलने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन के मामले में पारंगत करना है। इसके पहले केरला ने इंडिया का पहला AI जनरेटिव टीचर जिसका नाम था आयरिस उसको भी लॉन्च किया था। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं आयरिस इसका नाम है। ये भारत का पहला AI जनरेटिव टीचर था, ये भी केरला ने ही लाया था। आगे देखते हैं 68। विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को हर साल। 68 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस बार इसका थीम था 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स, मतलब 20 साल से आप लोग ये कर रहे हैं तो सारे ब्लड डोनर्स को थैंक यू कहा गया है। 69। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना है? तो ये एक बार फिर से बन गया है चाइना। 69 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
तो ये जो रिपोर्ट है ये लाया गया थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के द्वारा। तो इसके अनुसार बताया गया कि चाइना एक बार फिर से बन गया है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। कितना ट्रेड हुआ 2023-24 में? तो ये हुआ 118.4 बिलियन डॉलर और इसने ओवरटेक किया है यूएसए को। यूएसए हालांकि बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहा, यूएसए के साथ भी इंडिया का व्यापार हुआ 118.3 बिलियन डॉलर। बहुत ही एक मतलब छोटा मार्जिन है, बट फिर भी टॉप तो टॉप ही होता है। तो चाइना के साथ इस बार इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ 2023-24 में। इसके पहले चाइना जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में भी इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन बाद में फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में यूएसए बन गया था। अब 2024 में एक बार फिर से चाइना बन गया है। अब देखिए इंडिया का जो इम्पोर्ट है चाइना से वो बढ़ गया 3.24% से। तो टोटल इम्पोर्ट कितना हो गया? लगभग 102 बिलियन डॉलर। आप देखिए टोटल ट्रेड कितना है? 118 बिलियन डॉलर लगभग। और इसमें इंडिया कितना इंपोर्ट करता है? तो 102 बिलियन डॉलर लगभग इंपोर्ट करता है और सिर्फ 16.67 मतलब मान लीजिए लगभग 16.5 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है। तो कितना ट्रेड इम्बैलेंस है? इंडिया इंपोर्ट करता है लगभग 102 बिलियन डॉलर और एक्सपोर्ट करता है सिर्फ 16 बिलियन डॉलर लगभग। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 70 वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश कौन बना है? मतलब इंडिया एक्सपोर्ट जहां जहां कर रहा है, तो तीसरे नंबर पे इंडिया एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कहां करता है? तो पहले पे तो यूएसए को करता है, दूसरे पे यूएई को करता है, तीसरे पे नीदरलैंड्स है। तो 70 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले पे यूएसए, दूसरे पे यूएई और तीसरा है नीदरलैंड। तो 2023-24 का अगर आंकड़ा देखेंगे तो इंडिया के साथ जो नीदरलैंड का ट्रेड हुआ वो हालांकि घट गया। पहले होता था कितना? 27.58 बिलियन डॉलर और इस बार हुआ 27.34 बिलियन डॉलर। मतलब ट्रेड कुछ घटा, लेकिन नीदरलैंड को इंडिया तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। अब अगर इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स देखें यूरोप में, क्योंकि नीदरलैंड यूरोप में ही है, तो यूरोप में अगर टॉप ट्रेडिंग पार्टनर देखें इंडिया का, तो टॉप पे है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूके और बेल्जियम। उनमें से बाद में फिर नीदरलैंड्स भी आता है। अब इंडिया एक्सपोर्ट करता क्या है? तो मेनली इंडिया एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हैं कि 14.29 बिलियन डॉलर ये सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स भी करता है। तो ये जानकारियाँ आप लोग ध्यान रखिएगा। 71 वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये इंडिया को प्राप्त हुआ इस बार सिंगापुर से। 71 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया ने इस बार जो टोटल एफडीआई रिसीव किया है वो है 70.9 बिलियन डॉलर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, जिसमें सिंगापुर अकेले 17.20 बिलियन डॉलर इंडिया में एफडीआई भेजा है। अगर दूसरे टॉप इन्वेस्टर्स की बात करें तो उसमें मॉरिशस भी है, जो कि मॉरिशस कई बार टॉप पे भी रहा है, यूएसए भी है, यूएई, नीदरलैंड्स भी है। अगर बात करें कि इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है तो वो है महाराष्ट्र। यहाँ पे 14.80 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया था पिछले साल। आगे देखते हैं 72 दार एस सलाम बंदरगाह, यह हाल ही में चर्चा में था। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है तंजानिया में, जो कि अफ्रीका का एक देश है तंजानिया, वहाँ पे यह स्थित है। तो ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि अडानी ग्रुप जो है उसने इस बंदरगाह को 30 साल के लिए लीज पर लिया है, दार एस सलाम पोर्ट को, जो कि अफ्रीकन कंट्री तंजानिया में है। अब इसके अलावा हाइफा पोर्ट जो कि इजराइल में, उसको भी उन्होंने लिया है और साथ ही साथ एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डेवलप कर रहे हैं कोलंबो श्रीलंका में। ये सभी कर रहा है अडानी ग्रुप। तो आगे देखते हैं, इंडिया का जो अफ्रीका का जो हाईएस्ट माउंटेन है किलिमंजारो, आप नाम सुने होंगे, इसकी हाइट है 5,895 मीटर। ये तंजानिया में ही है। और एक देखते हैं लेक तंगानिका, मतलब झील जो है तंगानिका, ये दुनिया की मतलब वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये भी तंजानिया में ही है। छोटी जानकारी थी ये दोनों, तो मैंने सोचा आपको दे दूं। तंजानिया के जो प्रेसिडेंट है सामिया सुलूहु हसन है और तंजानिया का कैपिटल है डोडोमा। आगे देखते हैं 73 जिमेक्स 24, ये एक समुद्र अभ्यास है। तो ये भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये भारत और जापान के बीच हुआ है। तो 73 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप नाम से समझ गए होंगे, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स, तो जापान के साथ होता है। तो ये 8वां एडिशन था जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का, जो कि योकोसुका जापान में हुआ। तो ये शुरुआत हुआ था 2012 में जब जापान में हुआ था। तो ये होता क्या है? ये अल्टरनेट होता है, एक साल जापान में, एक साल इंडिया में। तो 7वां कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था 2023 में। तो इसीलिए 8वां कहाँ हो रहा है? जापान में, योकोसुका में हो रहा है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंडक्ट होता है।
74 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया है, तो वो साल है 2025। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। 74 का सी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा जो 2022 में ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस ने ये एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था, उसके अनुसार ये उसी समय 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन भी इन्होंने घोषित कर रखा था। तो साल 2025 दो चीज़ों के लिए माना जाएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन और साथ ही साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी। तो इस बार जो किया गया है क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी को, वो इसलिए किया गया ताकि एक पब्लिक अवेयरनेस और सपोर्ट फैले क्वांटम साइंस को लेकर। आगे देखते हैं 75 हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA में शामिल होने वाले भारत के पहले पुरुष फाइटर कौन बने हैं? तो पहले पुरुष फाइटर बने हैं संग्राम सिंह। 75 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है ये फॉर्मर कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन भी रह चुके हैं संग्राम सिंह। और अगर इंडियन की बात करें तो ये दूसरे इंडियन होंगे MMA में फाइट करने वाले। इंडियन पहले थे पूजा तोमर, लेकिन ये चूँकि फीमेल हैं, क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहले फर्स्ट इंडियन मेल कौन होंगे, तो फर्स्ट इंडियन मेल होंगे संग्राम सिंह। अगर इंडियन पूछा जाए तो ये दूसरे नंबर पर होंगे संग्राम सिंह, और पहले इंडियन थे पूजा तोमर, MMA में फाइट करने वाले, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में फाइट करने वाले। 76 हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं। 76 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 77 हाल ही में हल्ला टॉमस डॉटिर ये किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है आइसलैंड की राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटिर। 78 हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई हैं? तो ये गई हैं सुनीता विलियम्स जी, तीसरी बार गई अंतरिक्ष यात्रा पे। 78 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स। ये बुच विलमोर के साथ गई हैं बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में, जो कि फ्लोरिडा से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक गया है। तो इस तरीके से दूसरा प्राइवेट फर्म बन गया है जो कि एक क्रू को ट्रांसपोर्ट किया है ISS तक, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। और इसके अलावा जो पहला था वो था एलन मस्क का SpaceX, और दूसरा ये अभी है बोइंग का स्टार लाइनर। अब अगर एक और जानकारी की बात करें, एडवर्ड जोसेफ ड्वाइट ये 90 साल के हैं और ये बन गए हैं दुनिया के ओल्डेस्ट व्यक्ति बन गए हैं और अमेरिका के पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट बने हैं स्पेस में जाने वाले, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के हैं ये। आगे देखते हैं 79 कौन सा शहर आंध्र प्रदेश का आधिकारिक राजधानी बन गया है, मतलब ऑफिशियल कैपिटल बन गया आंध्र प्रदेश का? तो ये बन गया है अमरावती। 79 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो जब आंध्र और तेलंगाना का बंटवारा हुआ था 2014 में, तो जो कानून बना था AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, उसके अनुसार हैदराबाद जो है वो दोनों का राजधानी रहने वाला था 10 सालों तक। तो मतलब 2 जून 2014 को बंटवारा हुआ था, तब से लेकर 2 जून 2024 तक हैदराबाद राजधानी था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का। लेकिन उसी कानून में ये भी लिखा हुआ था सेक्शन 5 क्लॉज 2 में कि भाई 10 सालों के बाद हैदराबाद जो है वो अकेले कैपिटल रहेगा तेलंगाना का, और आंध्र प्रदेश को अपना अलग से राजधानी बनाना पड़ेगा, ऐसा सब कानून में लिखा गया था। तो 10 साल हो गया तो आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी बना लिया, किसको? अमरावती को। तो अमरावती को बनाया गया लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, कुर्नूल को जुडिशियल कैपिटल, ऐसा प्रस्तावित है। आगे जैसा होगा डेवलपमेंट मैं आपको बताता रहूँगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कौन सी राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ऐसी है जिसने वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना लॉन्च करने वाली है? तो वो कौन सा राज्य या केंद्र सरकार है? तो वो है एक्चुअली हरियाणा, जो कि राज्य सरकार है। 80 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसको फंड किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इसका नाम रखा गया है हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह 10 साल का प्रोजेक्ट होने वाला है और इसको फेज मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, 1 साल 2 साल ऐसे फेज मैनर में। तो फर्स्ट फेज जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उन डिस्ट्रिक्ट में जो कि नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब कि NCR जो है उससे सटे जो हैं जिले, उसमें ये फर्स्ट फेज में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। 81 हाल ही में RBI के द्वारा किस देश से 100 टन सोना वापस मंगवाया गया है? तो ये मंगवाया गया UK से। 81 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि 100 टन जो सोना था वो अपने UK के वॉल्ट से इंडिया के वॉल्ट, मतलब RBI का जो इंडिया में ब्रांच है वहाँ इन्होंने ट्रांसफ़र किया। तो मार्च के एंड में अगर देखा जाए तो RBI के पास 882 टन लगभग सोना
स्टॉक था, जिसमें 408 टन इंडिया में था, बाकी ये लोग बाहर भी स्टॉक करके रखते हैं। 82 अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं ओलेग कोनोनेंको, जो कि रसिया के हैं। ये अंतरिक्ष में स्पेस में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। 83 विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। 83 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 का थीम था लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। स्लोगन जो था इस बार का वो था आवर लैंड आवर फ्यूचर। 84 विश्व तंबाकू निषेध दिवस, मतलब वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। 84 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक ग्लोबल इवेंट है जिसमें क्या किया जाता है कि अवेयरनेस फैलाना है कि ये जो टोबैको से जो डेंजर है, जो खतरा है, मतलब जो बीमारियां होती है टोबैको खाने से, टोबैको के यूज़ से, तो उससे लोगों को अवेयर करना है और साथ ही साथ इनकरेज करना है लोगों को कि वो स्मोकिंग को छोड़ दें। तो इस बार जो वर्ल्ड नो टोबैको डे था 2024 था, उसका थीम था प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। 85 हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पीवी संधू जी को। पीवी सिंधु जी को। 85 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये बैडमिंटन स्टार है पीवी सिंधु, तो इनको अपॉइंट किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है टोबैको कंट्रोल के लिए। 86 हाल ही में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? नागी, यहाँ पे नागी कर लीजिएगा, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, तो यह स्थित है बिहार में। 86 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसको अभी रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन किस दिन मनाया जाता है? अभी हम लोग बात किए 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। उसी दिन ये नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी जो है बिहार में, इसको घोषित किया गया रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के तहत। मतलब इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण है ये। तो इसके अलावा क्या है इसके बारे में जानकारी कि ये बिहार के जमुई जिले में है, ये नागी और नकटी बर्ड अभ्यारण्य जो है, वहाँ पे झाझा एक फॉरेस्ट रेंज है, वहाँ पे ये है। और ये जो दोनों साइट है ये मैन मेड साइट्स है। तो बिहार के पास अब 3 वेटलैंड साइट हो गए हैं रामसर कन्वेंशन के तहत। तो टोटल इंडिया में हो गया 82 और बिहार में हो गया है 3। तो बिहार में ये 2 तो अभी हो गए, नागी और नकटी बर्ड अभ्यारण्य। पहला कौन था? तो ये था कांवर लेक था, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में है। तो टोटल रामसर साइट्स अगर देखें तो बिहार में हो गए हैं 3, नागी, नकटी और कांवर लेक। अगर ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो 82 है, जिसमें तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा है, 16 रामसर साइट्स है, और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश जहाँ पे 10 रामसर साइट्स है। 87 पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं समीर बंसल जी। 87 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 88 हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है गौरव पांडे को। 88 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये दिया गया हिंदी साहित्य के लिए। अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो उसमें मिला है के वैशाली को, गुजराती में मिला है रिंकू राठौड़ को, और संस्कृत लिटरेचर में मिला है मधुसूदन मिश्रा जी को। तो ये 2-3 आप लोग ध्यान रखिएगा। 89 भारत के निम्न में से किस म्यूजियम को यूनेस्को प्रिक्स वर्साई म्यूजियम 2024 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम जो है भुज गुजरात में, उसको चुना गया है यूनेस्को प्रिक्स वर्साई म्यूजियम 2024 के लिए। 90 भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये इंडिया का पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है तरंग शक्ति। तो इसको आयोजित किया जाएगा जोधपुर राजस्थान में। 90 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही है अगस्त 2024 में, जब ये होस्ट करेगी अपनी पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, जिसका नाम रखा गया है तरंग शक्ति। 2024 में होने वाला है ये। अब ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, अमेरिका में एक एक्सरसाइज होता है रेड फ्लैग एक्सरसाइज, उसी से ये इंस्पायर है। अब इंडिया वाले में तरंग शक्ति में कई सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इसके अलावा जापान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, इस तरीके कई देश अपने एयरफोर्स के फाइटिंग कॉन्टिजेंट्स को इंडिया भेजेंगे उस तरंग शक्ति में पार्टिसिपेट करने के लिए। 91 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपना खुद का डीप सी मिशन शुरू किया है? मतलब गहरे समुद्र में जाकर मिशन चलाना। तो ये शुरू किया है इंडिया ने। 91 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
तो यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह, उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया बन जाएगा छठा देश जिसका अपना डीप सी मिशन होगा। यूएसए, चाइना, रसिया, जापान और फ्रांस के बाद इंडिया बन जाएगा छठा देश। उन्होंने साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के एफर्ट को भी इन्होंने सराहा है, क्योंकि उन्होंने बनाया है मत्स्ययान 6000 जो कि गहरे समुद्र में जाएगा और कहीं ना कहीं ये मतलब यही पूरा जर्नी करेगा, 6000 मीटर समुद्र में अंदर जाकर ये सारे खोज करेगा। साथ ही साथ उन्होंने NIOT, जिसका फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, और इसरो, ये जो दोनों ने मिलकर डेवलप किया है टाइटेनियम हल को, इसको लेकर भी इन्होंने सराहा है, क्योंकि ये एक ऐसा हल बनाया गया है जो कि कहीं ना कहीं एक्सट्रीम प्रेशर को झेलेगा। क्योंकि जब 6000 मीटर आप गहरे पानी में जाते हैं तो आपके ऊपर पानी का कितना प्रेशर होता है, आपके जिसमें भी आप बैठ कर गए हैं, तो ये लोग तो जाएंगे मत्स्ययान, ये 6000 इसमें बैठ कर जाएंगे, तो कितना प्रेशर होता है उसको झेलने के लिए अंदर बनाया गया है टाइटेनियम हल, उसके लिए भी इन्होंने सराहा है। तो डीप सी मिशन जो है ये अब लिमिटेड नहीं रहा है सिर्फ मिनरल एक्सप्लोर करने के लिए। एक्चुअली इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ओशियन साइंस के डेवलपमेंट को समझना, फ्लोरा एंड फौना को एक्सप्लोर करना, साथ ही साथ जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन की ओर भी कदम रखना। तो ये सारे आ जाते हैं डीप सी मिशन में। आगे देखते हैं 92। हाल ही में साहिल चौहान ने सबसे तेज T20 शतक बनाया। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये एस्टोनिया के खिलाड़ी हैं। 92 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने साइप्रस देश के खिलाफ इन्होंने ये सबसे तेज T20 का शतक लगाया है। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है जैन निकोल लॉफ्टी ईटन का, जिनके नाम पे दर्ज था फास्टेस्ट T20 100 का 33 बॉलों पे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। हालांकि क्रिस गेल जो है दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाज, ये तो 30 बॉलों पे ही शतक लगा चुके हैं, लेकिन ये लगाए थे IPL में। लेकिन अगर T20 मैचों की बात करें जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है, तो उसमें इनका रिकॉर्ड था जैन निकोल लॉफ्टी ईटन का, इसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। आगे देखते हैं 93। फिल्मों में योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनोद गणरात्रा जी। 93 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 94। पावो नुर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है? तो यहाँ पे इन्होंने फिर से जीत लिया है गोल्ड मेडल। 94 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया के जो जेवलिन मतलब स्टार हैं नीरज चोपड़ा, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे जीता है? ये वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर जो हुआ पावो नुर्मी गेम्स 2024, ये हुआ टुर्कू फिनलैंड में। यहाँ पे ये गोल्ड मेडल जीते। इनका जो बेस्ट थ्रो था वो था 85.97 मीटर। जो दूसरे नंबर पे वो थे फिनलैंड के ही थे, टोनी केर्नेन। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और इनका जो बेस्ट थ्रो था वो था 84.19 मीटर। तो नीरज चोपड़ा इसके पहले सिल्वर मेडल जीत चुके हैं दोहा डायमंड लीग में, और गोल्ड मेडल ये जीत चुके हैं फेडरेशन कप 2024 में, जो कि उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था। आगे देखते हैं 95। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 95 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी की नई कैंपस बनी है, वो जो पुरानी कैंपस थी, पुरानी एंशिएंट कैंपस, तो अब तो खैर वहाँ पे उसका सिर्फ मतलब शेष रह चुका है, क्योंकि वो तो जला दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो उसको अब कहा जाता है नालंदा महाविहार। यहाँ पे महाविहारा कर लीजिएगा, नालंदा महाविहारा इसको अब कहा जाता है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उससे सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे ये बनाया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस। तो इसके बारे में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि ये एक रिवाइवल है ग्लोबल ब्रिज ऑफ लर्निंग का, क्योंकि जो हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी था पुराना, तो वहाँ पर दुनिया भर के देशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए। तो अब जो नया बनाया गया है वो उसका बजट था 1749 करोड़ रुपए। तो पहले वाले की हम लोग फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी था उसको बनाया गया था गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त वन के द्वारा 427 AD में, और इसको नष्ट किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा, जो कि एक टर्किश अफगान मिलिट्री जनरल थे, और इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया था 1190s के दशक में। 96। दक्षिण पूर्व एशिया का वह पहला देश कौन बना है जिसने समलैंगिक विवाहों को मंजूरी दिया है? मतलब वहाँ पे लीगलाइज हो गया है सेम सेक्स मैरिज। तो वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन है? पहली है तो वो है थाईलैंड। 96 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया में कई सारे देश हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक ग्रुप भी है, आसियान करके उसका नाम है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। पहले इसके 10 मेंबर थे, लेकिन अभी इसके 11 मेंबर है, क्योंकि इसमें ईस्ट तैमूर भी एक देश जुड़ गया है
ईस्ट तैमूर। और इसके अलावा और जो 10 मेंबर्स हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनई, म्यांमार, इस तरीके से 10 ऑलरेडी मेंबर्स थे। 11वां ईस्ट तैमूर इसमें जुड़ गया। तो थाईलैंड बन गया है साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। तो थाईलैंड का जो सीनेट है, मतलब जो अपर हाउस है वहाँ का नेशनल असेंबली का, जैसे इंडिया में अपर हाउस है राज्यसभा, वहाँ पे है सीनेट, सेम लाइक यूएसए अमेरिका। तो वहाँ पे मैरिज इक्वालिटी बिल को पास कर दिया गया है। अब जो वहाँ के राजा हैं रामा 10, वो उनके मतलब साइन का वेट है, उसके बाद ये लॉ बन जाएगा। तो खैर वो एक मतलब होना ही है। जैसे इंडिया में है कि लोकसभा और राज्यसभा से कोई कानून पास हो जाता तो प्रेसिडेंट लगभग उस पर साइन करते ही है, तो उसी तरीके से वहाँ भी ये नाम मात्र के राजा हैं तो ये साइन करेंगे ही। तो थाईलैंड एशिया में तीसरा देश बनेगा, साउथ ईस्ट एशिया में पहला, लेकिन एशिया में तीसरा देश बनेगा जो कि लीगलाइज करेगा सेम सेक्स मैरिज को, नेपाल और ताइवान के बाद। अब इंडिया की बात करें तो अक्टूबर 2023 में गया था सुप्रीम कोर्ट में प्रपोजल, तो उसमें क्या करना था, स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने के लिए, तो इंडिया में लीगल नहीं है। अगर बात करें दुनिया भर में तो टोटल 36 देश लीगलाइज कर चुके हैं, जिसमें थाईलैंड को अभी नहीं जोड़ा गया है क्योंकि अभी वहाँ के राजा का एक्सेंट मिलना बाकी है, तो उसके बाद हो जाएगा 37 देश हो जाएगा जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज लीगल होगा। आगे देखते हैं, दुनिया भर में पहली बार जहाँ पे लीगल किया गया था वो था नीदरलैंड, 2001 में ही यहाँ पे लीगल कर दिया गया था। अब G7 ग्रुप ऑफ 7 की बात करें, जो कि दुनिया के मतलब टॉप के 7 देश हैं, उसकी बात करें तो उसमें सिर्फ जापान ही ऐसा है जिसने सेम सेक्स मैरिज या सेम सेक्स यूनियन को लीगल नहीं किया है। 97 हाल ही में किस देश की संसद द्वारा समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया गया है, जहाँ पे वहाँ पे तो लीगल किया गया, यहाँ पे क्रिमिनलाइज किया गया कि आपको सज़ा मिलेगा। वो कौन सा देश है, तो वो है इराक। 97 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 98 बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये किया गया था जर्मनी में। 98 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 60वां सेशन था बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का, जो कि हुआ वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बॉन जर्मनी में। तो ये बेसिकली इस तरीके के जो सेशन होते हैं वो इंटरिम सेशन होते हैं, क्योंकि जो COP29 होने वाला है इस साल के लास्ट में 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 में, तो ये होगा बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू में ये होगा। तो उसका एजेंडा सेट करने के लिए ये सारे सेशंस रखे गए थे। तो ये एक इंटरिम नेगोशिएशन इसको कहा जाता है, जो कि हुआ बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 के रूप में। 99 देखते हैं, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो ये जो विश्व शरणार्थी दिवस है ये मनाया जाता है हर साल 20 जून को। 99 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो डे है ये डेडिकेटेड है उन लाखों लोगों को जो अपना घर छोड़कर, चाहे उनको वॉर की वजह से छोड़ना पड़ा, या तो उनका प्रताड़ना हुआ इसलिए छोड़ना पड़ा, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई इसके लिए छोड़ना पड़ा, तो अपना घर छोड़कर जो टेंटों में रह रहे हैं या दूसरे देशों में रह रहे हैं जिनकी हालत ख़राब है, उनको डेडिकेट किया जाता है ये दिन। तो कहीं ना कहीं ये एक रिमाइंडर है उनके सिचुएशन को लेकर, दुनिया भर के लोगों को रिमाइंड कराती है कि वो किस सिचुएशन में है। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2024 का जो ऑफिशियल थीम था वो था एवरीवन इज़ वेलकम। क्वेश्चन नंबर 100, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन बने हैं, तो ये बने हैं विराट कोहली, दूसरे नंबर पे रणवीर सिंह, तीसरे नंबर पे शाहरुख खान और चौथे नंबर पे अक्षय कुमार जी थे। तो विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू थी $227.9 मिलियन, रणवीर सिंह दूसरे नंबर पे थे जिनका था $203.1 मिलियन, और अगर पूरा कंबाइंड ब्रांड वैल्यू करें टॉप 25 इंडियन सेलिब्रिटीज़ का तो वो पहुंच गया $1.9 बिलियन 2023 में। 101 निम्न में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून को अपनाया है, मतलब नेचर रिस्टोरेशन लॉ को अपनाया है किसने, इकोसिस्टम को रिहेबिलिटेट करने के लिए, तो ये अपनाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। 101 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि फॉरेस्ट बर्ड्स के नंबर को इंक्रीज करना है, और साथ ही साथ 2030 तक न तो अर्बन ग्रीन स्पेसेस कम होने चाहिए और न तो ट्री कैनोपाई कवर कम होने चाहिए। तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट सेट किया गया है ताकि जो हमें सारे जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करना है 2050 तक। 102
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, इसका इनॉग्रेशन किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है सिक्किम में, अभी हाल ही में। 102 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो ट्राई शक्ति कॉर्प्स है इंडियन आर्मी का, उन्होंने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कुछ इस तरीके से मनाया कि उन्होंने कई गो ग्रीन इनिशिएटिव्स का उद्घाटन किया नॉर्थ बंगाल में और ईस्ट सिक्किम में इन्होंने किया। तो ये आर्मी का जो एक सद्भावना इनिशिएटिव है उसके तहत इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट इशूज़ को ध्यान रखा, फिर इन्होंने सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया और इन्होंने बेनिफिट किया लोकल इकोनॉमी को। कुछ इस तरीके से इन्होंने मनाया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आगे देखते हैं 103। हाल ही में रुचिरा कंबोज सेवानिवृत्त हो गई, मतलब रिटायर हो गई। वह निम्न में से किस संगठन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि थी? तो ये यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी। तो ये रिटायर हो गई, अभी नया अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, वो हो जाएगा तो उसकी भी जानकारी मैं आप लोगों तक लेकर आऊँगा। 104। निम्न में से किस राज्य में वहाँ के उच्च न्यायालय द्वारा 65% आरक्षण कानून को रद्द कर दिया गया है? तो ये किया गया है बिहार के हाई कोर्ट के द्वारा। तो 104 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार में जो आरक्षण था 65% कर दिया गया था तो उसको रोका गया। तो पटना हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया गया नवंबर 2023 का जो डिसीजन था बिहार सरकार का कोटा बढ़ाने का, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और ओबीसीज के लिए, ईबीसीज के लिए इन्होंने 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया इस कानून को। अगर देखा जाए तो 50% से इन्होंने 65% कर दिया था, ऊपर से 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी कोटा है जो कि सेंटर लेके आई थी। तो इस तरीके से बिहार का कोटा कितना हो गया था? 75%। तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट को पसंद नहीं आया। तो अब लोगों का ये मानना है, कई पॉलिटिशियन का, कि आप क्यों नहीं इस कानून को 9th शेड्यूल में डाल देते हैं संविधान के। 9th शेड्यूल में क्या होता है कि इसमें सेंट्रल और स्टेट लॉज जो होते हैं इसको कहीं पर भी किसी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं अगर किसी कानून को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो। एनीवे आगे देखते हैं 105वां, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में जारी हुई एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 63। 105 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया रैंक है 63। तो ये इसको जारी करता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मानना है कि इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है सारे एनर्जी सेक्टर में और साथ ही साथ एनर्जी के इक्विटी में, सिक्योरिटी में और सस्टेनेबिलिटी में। अगर टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो स्वीडन पहले पे रहा, डेनमार्क दूसरे पे, फिनलैंड तीसरे पे, स्विट्जरलैंड चौथे पे और फ्रांस 5वें पे रहा। चाइना जो है हमारा पड़ोसी वो 20वें नंबर पे रहा। तो आज के ये थे 105 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एक प्यारा सा। अगर वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।